बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान बने हुए हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, समीर चौगामकर साहब। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को लेकर के विवाद थम बिल्कुल नहीं रहा है। शिमला से शुरुआत हुई थी संजौली मस्जिद, शिमला की फिर कुसुम्पटी मस्जिद पर विवाद हुआ, इसके बाद मामला मंडी की मस्जिद पर पहुंचा, इसके बाद वहां पर एक मजार पर विवाद हुआ सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर मामला पहुंच गया इसके बाद आपको याद होगा कुल्लू में मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ। अब एक और प्रदर्शन हो रहा है, आपको बताता हूं। और इस वक्त ये जो प्रदर्शन चल रहा है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी शिमला का एक दूर दराज इलाका है, इसका नाम है नेरवा। यहां बड़ी तादाद में आज लोग पहुंच गए, इसमें करनी सेना के और इसके अलावा हिंदू संगठनों के आह्वान पर लोग पहुंचे हुए थे। और यहां पर इन लोगों ने भी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया। ये लोग भी कह रहे हैं कि यहां पर बाहरी लोग आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं, और हमें इन लोगों को ये लोग हमें अपने समाज के आसपास नहीं चाहिए। वही मांग शिमला में उठी थी कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है, मस्जिद में बाहर से लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जमाती वहां पर आ रहे हैं। ऐसी बातें फिर दूसरे मंडी जिले के अंदर पहुंची। वहां भी ये पाया गया कि किसी ने अपनी ज़मीन डोनेट कर दी थी, वहां मस्जिद बना दी गई, स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये सिलसिला थम बिल्कुल नहीं रहा है और एक के बाद एक अलग अलग शहरों में हिमाचल प्रदेश के ठीक इसी तरीके के प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने अभी तक क्या किया है? सरकार ने केवल एक विवाद जो शिमला का था उस पर एक कमेटी बना दी, और वो भी मस्जिद पर कमेटी नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को वर्क परमिट के जो दिया गया है उसके सिलसिले में हमने कमेटी बनाई है। लेकिन ये प्रदर्शन सर थम नहीं रहा, अलग अलग शहर शिमला हिमाचल के। देखिए ये चूंकि अंदर से जो असंतोष है, अंदर का अनुभव है, आसानी से थमेगा नहीं। प्रायोजित नहीं है, प्रायोजित नहीं होता है। सुनिए, प्रायोजित नहीं होता है। ये होता है कि जब शुरू हो जाता है तो फिर उसमें अलग अलग संगठन, इस टाइप की नेता करने वाले। आप देखेंगे कि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट जब 2004 में आई थी, उसके बाद से उसकी जो पॉलिसी हुई, खास करके वो सच्चर कमीशन लागू करो, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, कैसे संघ को बैन करो, मोहन भागवत जी को, वो सब जो बढ़ा, तो पूरे देश में आप देखेंगे कि भारी संख्या में छोटे बड़े हिंदू संगठन खड़े हुए, बहुत बड़ी संख्या में। उसमें लोग समझ वाले भी है, कुछ समझ वाले नहीं है। आपको उसके बाद ही ये ट्रेंड दिखाई दिया होगा, उसके पहले नहीं दिखा होगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाए, घोषणा करे कि शिमला जितने भी मस्जिद इतने से इतने काल में, या जो भी हमारे यहाँ ऐसे धार्मिक स्थल बने हैं, उनकी एक एक की जांच की जाएगी। जितने अवैध होंगे टाउन बाउंड में गिराया जाएगा, लोगों की जांच की जाएगी, उन पर जो आरोप होंगे उन पर अब किया जाएगा। ये टाइम बाउंड दे, उसमें बनाए और उसमें जनता को अपनी बात रखने का अवसर है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। इसके अलावा इसका कोई उपाय है ही नहीं। दूसरा, आप कुछ भी करेंगे ना, अगर टायर में कहीं एक छेद है तो एक पंक्चर करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी होती जाएगी। मस्जिद वैध बनी हुई है, फिर क्या करेंगे? नहीं, मस्जिद वैध है, उसको नहीं टच कर सकते हैं। उसके लिए तो आंदोलन है, तो वो प्रशासन का विषय हो जाता है, लेकिन वो भी समझाए जाने की जरूरत है। अभी तक मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर भी न तो एक टीवी संबोधन किया है, न एक इस पर, केवल इतना ही हुआ है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग वहां हुई है। ये एक अच्छा काम, जो काम पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में किया, सारी अवैध मजारें हटा दी। नहीं, उनका तो उतना तो मैं कह भी नहीं रहा हूं। उसको समझ में आया, उसने तो एक्शन लिया। एक बार पता किया सारे प्रशासन से, कहां कहां है, सूची मंगाई, तोड़ दो, वो कर दे। तो मैं तो कह रहा हूं, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए एकाएक भी ना तोड़ो, तो 180 दिन बना दे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 180 दिन में हम कमेटी हमको रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उसमें इन लोगों को भी बात रखने का मौका दे, आंदोलन तब तक रुक सकता है। इसके अलावा जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश में असामान्य स्थिति पैदा हुई है, वो मस्जिदों को लेके, मदरसों को लेके, गतिविधियों को लेके, भाई आप सोचिए ना, 1 लाख कुछ हजार संख्या हो, इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे खड़े हो जाएं, तो ये तो असामान्य गतिविधि है ना। अच्छा साहब, मैं जरा बिहार की खबर आपको बताता हूं। बिहार में जातीय संघर्ष की खबर है। अब जो संघर्ष भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक ही जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है और वो अत्याचारी कहलाया जाना चाहिए। नवादा जिले में एक दलित टोली थी, दलित टोला था, बस्ती थी, 70 से ज्यादा घर जला दिए गए।
अब इसमें जो राजनीतिक बातें हो रही हैं वो भी आपको बता देता हूं, और जो फैक्ट अभी तक सामने आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रात के वक्त हुआ, ये बताया जा रहा है कि घरों के अंदर महिलाएं ज़्यादा थीं, खाना बनाने का समय था शाम का 7 साढ़े 7 बजे का, और तभी बाहर से दमन लोग कुछ आए, गुंडे बदमाश लोग आए और एक के बाद एक घरों के अंदर आग लगाते चले गए। सब फिल्मों में देखते थे हम कि ऐसा होता है, एक जाति ने दूसरी जाति के लोगों के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर या उनकी बस्ती के ऊपर हमला कर दिया। शर्म की बात है हमारे लिए कि ये आज भी ये हम 2047 तक हमें विकसित भारत बनने की बात हम करते हैं, और ये हो रहा है हमारे देश के अंदर, बिहार के अंदर बहरहाल। अब इसके ऊपर राजनीति हुई तो पहले तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई क्या कहते थे, महाजंगल राज है, दानव राज है, राक्षस राज है। अब मैं ये सब कह रहा हूं इस सरकार के लिए। 100 वो दावा कर रहे हैं 100 से ज्यादा घरों के अंदर आग लगाई गई है। फिर इसके अंदर अब जो मैं कह रहा हूं, जहां से जातियों का की लड़ाई या जातियों के बीच की जो फॉल्ट लाइन है उसको उघेड़ने का काम जैसे होता है, अब इसके अंदर कूद पड़े जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने ये कहा कि, अब मैं कोट कर रहा हूं उनको, जीतन राम मांझी ने कहा कि इस सब के लिए यादव समाज दोषी है। यादव जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बिहार में मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से एक साथ एक जगह पर रह रहे थे। मैं ये जातियां कोट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोली हैं। अब वो ये कह रहे हैं ये जितने घर चलाए गए ये दरअसल चमार जाति के लोगों के घर थे, और आरोप जो लग रहा है, माफ कीजिएगा, ये लग रहा है मुसहर जाति के घर थे। आरोप लग रहा है चमार जाति के लोगों के ऊपर, दोनों ही दलित। नहीं सर, आरोप लग रहा है यादव पासी जाति जो ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी कह रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा झगड़ा है वो दलितों की ही बस्ती में, दलितों के बीच में एक जाति ने दूसरी जाति पे किया, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो पहली बात तो कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरह का है और इस तरह का अत्याचार है तो कानून व्यवस्था। सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या बोला एग्जैक्टली, हमको क्यों कोट करना पड़ेगा, आ गया बयान, सुनिए। बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। पूरा हिस्सा इसका आएगा तो हम सुनाएंगे। आप बताइए क्या बता रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं कि पहले फैक्ट बता दें। ये पूरी तरह से दलितों के बीच का मसला है। पासवान और मुसहर यानी पासवान और मांझी, उनके बीच का मसला है। जो मुख्य आरोपी है नंदू पासवान, वो पकड़ा गया है। 70 साल उसकी उम्र है और वो गुंडा है, वो अपराधी है। अब इस तरह के जब मामले आते हैं तो एक तो बड़ी खराब स्थिति हो गई है हम लोगों की। हर चीज हम उस तरह से बात करते हैं, कहीं से दलित बनाम कुछ निकल आए। तो कोशिश ये की पहले झूठ बोला गया कि दलितों की बस्ती पर आग लगा दी गई, जबकि दलितों की बस्ती पर दलितों ने ही आग लगाई। यानी ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे किसी ब्राह्मण बस्ती या राजपूत बस्ती में उन्हीं में से कोई निकल के आग लगा दे। ये दलितों में भी जो अलग अलग जातियां हैं, चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति कोई एक तो है नहीं, तो ये पासवान और मांझी उनके बीच का झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे के घर पर आग लगा दी। बेहद मतलब पीड़ादायी तस्वीर है। जो कुछ हुआ है वो जघन्य अपराध। इसमें जो कि जीतन राम मांझी का बयान है वो इसमें यादवों को लपेटना चाह रहे हैं कि उनके कहने पर या कहने में कुछ लोग आ गए और उन्होंने ऐसा किया। ये उसको वो कलर देना चाह रहे हैं। यादव वहां दबंग हैं, यादव ज्यादातर जगह दबंग हैं, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन चूंकि अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि उसमें कौन किसने क्या किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नेता लोग तो कर सकते हैं। दलितों की एक जाति के लोगों ने, दबंगों ने दूसरी जाति के लोगों के घर, ये अभी तक यही झगड़ा है। माझी टोला है ना, वो माझी टोला का मतलब मुसहर टोला। सरकारी जमीन को लेके ये हमारी है। उसके बाद पासवान लोगों से उनका झंझट पहले से चल रहा है। पासवान लोगों ने रात में हमला किया, उनके घरों को जलाया, मारपीट किया। इतना बंटवारा है सर। तो ये देखिए, जमीन को लेके तो भाई भाई में आजकल हो रहा है। जमीन को लेके हमारे यहाँ संपत्ति विवाद को लेके तो इतनी दुश्मनी हो गई है। परिवार का दुश्मन है। एक माँ से गर्भ से पैदा लिए हुए दो लोग एक दुश्मन बन जाते हो तो जाति है। माझी और माझी में हो सकता है, ब्राह्मण में होता है, भाई बहन में होता है, बहन में हो रहा है। तो वो तो संपत्ति का जो हमारे देश में
जो लड़ाई है, अगर कोर्ट में आप जाएंगे तो मैक्सिमम लड़ाई संपत्ति की है हमारे यहाँ, मैक्सिमम परिवारों के बीच है। सारे परिवारों के बीच है। लेकिन इसको जो अपने- कलर दिया गया, राहुल गांधी क्या बोले? बिल्कुल कलर। सुनो, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर, मतलब वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि पिछड़ों के दलितों को अगड़ों ने जिस आदमी को भारत के सम्मानित सिख समुदाय के कड़ा और दिखाई नहीं देता है कि कड़ा और पगड़ी पहन के चलना मुश्किल है, उनको तो यही दिखाई देगा। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि देश में आग मत लगाएं ऐसे जाके। सुल्तानपुर वहां चले गए, वो इस घटना पर, रायबरेली की घटना पर चले गए, वहां कौन सी जाति थी उसके बारे में बोल के चले आए, दूसरी जगह जाति के बारे में बोल के आते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप जिसको महादलित कहते हैं, उस महादलित में ही ये लड़ाई अंदर हुई है, आपस की लड़ाई हुई है। इसमें भाईचारा कायम करने की जरूरत है, इसमें समझौता कराने की जरूरत है। जो कानूनी रूप से अपराधी, उसको अपराध दिलाने की अगड़ा जरूरत पिछड़ा है। एंगल नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें बहुजन ही है। दोनों की, बहुजनों के बीच की ही लड़ाई है, जिसको आपने बहुजन कह दिया है। शुद्ध दलित है। पासवानों के बारे में बता रहा हूं, एक सेकंड। मुख्य आरोपी है नंदू पासवान, उसका बेटा वार्ड पार्षद है नागेश्वर पासवान, कृष्णानगर के वार्ड 16 से, और उसकी बहू जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है। अब इनके परिवार को मुख्य आरोपी इसी को बताया जा रहा है, यानी पासवानों ने मांझी की बस्ती में आग लगाई। दलितों के दो समुदायों में दलितों झगड़ा के हुआ। दो समुदायों राहुल में गांधी झगड़ा जी क्यों कह रहे हैं ये बात? राहुल गांधी जी ऐसा कलर क्यों दे रहे हैं कि ये राहुल और कुछ अगड़े तेजस्वी पिछड़े की बात है? राहुल और तेजस्वी यादव दोनों, और देखिए इतना भर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ढेर सारी घटनाएं हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ फैलाते पकड़े गए, कांग्रेस के लोग झूठ फैलाते पकड़े गए। जहां यादव था उसको भी उन्होंने आगे सिंह लिख दिया। अब ये खतरनाक है, ये किसी भी जगह। और जब आप इस चश्मे से देखेंगे कि उसके नाम के आगे जाति नाम क्या लिखा है, तो फिर आप कभी भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते। नहीं, यूपी का मुझे याद आ गया, वो दो पिछड़ी जाति के लड़के समोसा खा रहे थे बैठकर गांव के वो चाय की दुकान पर। उसको ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया था कि इनको अगड़ों ने इनके साथ अगड़ों ने मार दिया। नवादा से एक फोन भी आ रहा है नेता कि मैं लाइव हूं इसलिए नहीं उठाया, ये वहीं का फोन। लेकिन ये देखिए ना, लेकिन सर जो भी है अब सब नेता जगह लोग अखबारों ने, दबंगों ने 70-80 दलित परिवारों के घर जलाया, बंदूक लेकर आए दबंग। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, बिहार के दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। जो अखबारों के भी हेडलाइंस है, ये अजीब है। मुझे लगता है कि ये तो इंडिया टीवी पर ही हम लोगों ने थोड़ा असलियत जान के इसको सामने रखने की कोशिश की। अभी तो देश के सामने पूरी उल्टी पिक्चर ही आ रही है। बराबर, अगर कोई ये बता रहा है कि दलितों के घर जलाए तो उसको ये भी बताना चाहिए कि आरोप किसके ऊपर है। किसके ऊपर है ये है? नहीं, आरोप नहीं है, वो तो गवाह है ना, सामने जलाए एक हैं। इसमें और जो चूंकि पढ़ रहे हैं, तो ये झगड़ा जो है वो नंदू पासवान और गौतम पासवान के ही बीच है। आग लगाई, वहां मांझी बस्ती थी, वो पूरी बस्ती जल गई जो गौतम पासवान के घर के नजदीक थी। ओरिजिनल झगड़ा भी एक ही जाति के बीच का है। नंदू पासवान और गौतम पासवान के बीच है, जो दोनों को अगर कहेंगे तो एक ही जाति समाज से आते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से बात है क्या नहीं, लेकिन वो दोनों जातियां एक ही तरह की हैं और उसमें हो रहा है। लेकिन ये कानून व्यवस्था का मसला है इसमें। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के लिए सवाल है। और राहुल गांधी जी के मैं पूरा वो पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने राजनीतिक समझदारी दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगड़ों पिछड़ों का धंधा झगड़ा, ये समझे। उन्होंने ये कहा कि महादलितों के टोले पर ये सब कुछ हुआ और बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी कोई भी ये पढ़ेगा तो क्या मतलब निकालेगा? नहीं, इसमें उन्होंने कहीं अगड़ा मतलब पिछड़ा क्या नहीं निकालेगा? लिखा। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक समझदारी की बात वो तो उन्होंने खेल की कर है। गए लेकिन ये समझदारी होनी चाहिए क्या? ये तो खतरनाक है ना। वही मैं कह रहा हूँ, फंसाने लेकिन ये वाला तो काम है बात सर। है कि मैं खड़गे जी उससे की आगे पोस्ट बढ़ती की है एक बात। उससे लाइन क्या होता है कि फिर आगे कोई सोचेगा कि भाई ये अगड़ों ने कर दिया है तो वो फिर यही वहां पर सोचेगा। वो होगा। मैं यही खड़गे सोचेगा जी की कोई भी। पोस्ट की एक लेकिन लाइन वो यदि पढ़ता आप हूं। उसको करेंगे तो भाजपा उसमें और उन्होंने इस बात का उसके जिक्र नहीं किया। सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक चलें सर। उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। दोनों एक दलित ही दलित है और ये लिखा हुआ अब एक खबर मैं आपको और दे रहा हूं, ये थोड़ी सी मतलब पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया और ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। देखें आप, आरोप लगाने वाले हैं इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात की है तिरुपति मंदिर की, वेंकटेश्वर मंदिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां जो पहले सरकार थी, मुख्यमंत्री सर क्या नाम है, एक मिनट, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार में जो यहां बोर्ड था, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, वो बोर्ड, वहां जो मुख्य प्रसाद मिलता है, मैं तो नहीं गया कभी, बताते हैं लोग गए हो तो लड्डू मिलता है, बड़ा सा लड्डू देते हैं। ऐसा प्रसाद कहीं और नहीं। हाँ, तो उसी प्रसाद के बारे में चंद्रबाबू नायडू आरोप लगा रहे हैं, ये लड्डू
कि ये लड्डू घटिया क्वालिटी का बनाया जाता था, खराब चीजों से बनाया जाता था और इसमें जानवरों की चर्बी मिली होती थी, एनिमल फैट मिला होता था। ये उनका आरोप है। अगर ये आरोप सच है तो सोचें कितना बड़ा आरोप है ये। तिरुपति को दुनिया भर में मानने वाले करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे। सर अयोध्या में कुणाल साहब यही प्रसाद अपने उनका जो राम का मंदिर है उसमें वही ला के लोग खरीदते हैं पैकेट। ये आरोप उन्होंने लगा दिया, पूरी खबर बता रहा हूं। इसके बाद इसको फिर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने डिनाई किया, ये बिल्कुल गलत है। और फिर जो वो बोर्ड के एक मेंबर थे या चेयरमैन है, एक व्यक्ति जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के, वाईएसआर कांग्रेस के, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू झूठ बोल रहे हैं और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ जाकर के बालाजी भगवान की शपथ लेने को तैयार हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ चलेंगे और वो भी शपथ लेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो सच है? लेकिन आरोप सोचें कैसा है समीर जी। देखिए, आरोप बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा आरोप है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और सभी तरह के लोग उसके अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण के लोग जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ करने जाते हैं और सबसे रिचेस्ट गॉड कहलाए जाते हैं तिरुपति। इतना चढ़ावा आता है वहाँ, अंबानी परिवार जाता है, सारे बड़े लोग जाते हैं दर्शन करने। इतना बड़ा आरोप अगर जगनमोहन रेड्डी पर लगाया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू से, तो मुझे लग रहा है चंद्रबाबू नायडू को उसके फैक्ट्स भी सामने रखने चाहिए थे, सबूत रखने थे, गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी और पत्रकार वार्ता में पुलिस को बिठा के बताना था कि किस तरीके से हमने जानकारी निकाली, कौन लोग शामिल थे और इन लोगों को हमने अरेस्ट किया और इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि इस तरीके से जानवरों की चर्बी इसके अंदर मिलाई जाती थी। देखिए, ये पहले से आरोप जगनमोहन रेड्डी के पिता जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब तो आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था, उसमें उन पे आरोप लगता था कि वो क्रिश्चियन है और वो इस देवस्थान की वैल्यू कम करने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनके ऊपर आरोप लगते थे कि वो एक वहाँ क्रिश्चियन बड़ा मिशनरी बना रहे हैं और तिरुपति बालाजी की वो वैल्यू को कम करना चाहते हैं। और तिरुपति बालाजी का जो ट्रस्ट है उस पर कब्जे की भी राजनीतिक लड़ाई रहती है। जगनमोहन क्रिश्चियन है। इस परिवार और जो चंद्रबाबू नायडू है, जो भी आंध्र प्रदेश की राजनीति करता रहा हो, इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए राजनीतिक लड़ाई होती है, क्योंकि सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। इतना बड़ा आरोप लगाना है, मुझे लग रहा है जगनमोहन के पार्टी के लोग थे इसके। हाँ, जो सरकार आती है उनके डायरेक्टर इसके अंदर रहते हैं। इसके पहले जगन के पिता उसके बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। जगन इसकी जांच हुआ और आपने कहा इसमें चंद्रबाबू नायडू को जांच करा, बिल्कुल जांच करा के सबूत लेके आना चाहिए। आरोप लगा से एक बात और फिर से ठीक से कही जानी चाहिए, हिंदू मंदिरों का जो संचालन है, प्रसाद का, इस तरह की व्यवस्था, वो गैर हिंदू के हाथ में नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो हिंदू ही है जो इससे पहले देख रहा था। कई लोग गैर हिंदू भी उस बोर्ड में रखे गए थे। अच्छा, कई लोग थे और ये बाकायदा कहा जाता है कि उस पूरे तिरुपति बोर्ड की पूरी व्यवस्था को जगनमोहन के समय ध्वस्त किया गया। और भले ही हम लोग चूंकि उस तरह से नहीं, मुसलमान कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में हिंदू का क्या काम है? वही बात है। आप वही मैं कह रहा हूं ना कि मैनेजमेंट अलग चीज है, प्रसाद की व्यवस्था अलग चीज है। क्या उस तरह कोई व्यवस्था है? क्या वक्फ बोर्ड कोई मंदिर है क्या? तिरुपति मंदिर के मैनेजमेंट में गैर हिंदू रहे? ना, दोनों बात अलग है। आपने अच्छा कह दिया। ये वक्फ बोर्ड संपत्ति का प्रबंधन है। मंदिर जहां आस्था, जहां भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, जहां प्रसाद बन रहा है, उसका प्रबंधन है। दोनों में फर्क है। ठीक है। ये लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पे चंद्रबाबू जी ने आरोप लगाया, तो मैं समीर जी की बात से सहमत हूं। उनको तो उस आरोप की जांच के बाद ये आरोप लगाना चाहिए था कि मान लो उनको जानकारी मिली है मुख्यमंत्री के तौर पे। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर मसला है। तो कार्रवाई करके सबका मन खराब होता है, तो उनको बल्कि वो उसको रैकेट के तौर पे सामने लाना चाहिए था कि ये हमने जांच की, ये सारा। जल्दी से हरियाणा पर एक आप लोगों की राय। कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था जिसमें बहुत सारी फ्री के सामान बटे के वादे थे। आज बीजेपी ने लॉन्च किया अपना मैनिफेस्टो। मैं पढ़ रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं जल्दी से। कांग्रेस हर महिला को 2,000 रुपए महीना, बीजेपी ने कहा 100 रुपए हमारी तरफ से ज्यादा, 2100 रुपए महीना हर महिला को। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीजेपी ने कहा हम 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे और इसके अलावा बुजुर्गों का 10 लाख तक का इलाज कराएंगे। कांग्रेस कह रही है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, वो कह रहे हैं हम 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद करेंगे। कांग्रेस कह रही है 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, बीजेपी भी कह रही है हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कांग्रेस कह रही है गरीबों को 100 गज का प्लॉट देंगे, बीजेपी कह रही है शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख मकान हम बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, बीजेपी कह रही है अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये साहब हरियाणा की बल्ले बल्ले है, इसमें क्या सवाल है? कोई भी आ जाए, दोनों में से अच्छी बात है। अच्छा है, मुझे लगता है ये भी एक कई बार मार्केट में कंपटीशन होता है ना। बीजेपी भी फ्री में बही या कुछ थमी है? मतलब कुछ विवेक के साथ है?
नहीं, वो विवेक उसने क्या है जैसे इसमें? सीधे जमीन देने की बजाय उसने आवास योजना की बात कर दी। वो आवास 3.5 योजना लाख तो का चली घर बना रही, रहे, वो 5 लाख घर दे तो रहे मुझे लगता है कि ये समझदारी तो है, लेकिन फिर वही बात है, 2000 पे 2100 रुपया रख के नहीं सर दे एक बड़ा दिया। फर्क वो है शगुन है। सर बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बड़ा फर्क है 2019 और 2024 के मैनिफेस्टो में हरियाणा का देखोगे। जी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार 75 पार, इस बार वो 75 का नारा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं फिर? कुछ नहीं बोला इस बार उन्होंने। अच्छा ठीक है। 2000 तो लिखा था अब की बार 75 पार। इस एक बार इसमें कुछ जो नहीं राजनीतिक बोला। हाईलाइट और बनी वो ये कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जब लॉन्च हुआ कल, क्योंकि हम उस वक्त प्रोग्राम में थे नहीं देख पा रहे थे, कुमारी शैलजा उसके अंदर नहीं थी। जो अपनी तरफ से सीएम पद की कैंडिडेट है, वो मैनिफेस्टो लॉन्च में ही मौजूद नहीं थी। बीजेपी कह रही है कि एक दलित नेता के साथ ऐसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी सिर्फ कर रही इतना है। नहीं कर रही। बीजेपी हुड्डा जी के समय में जो मिर्चपुर में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उस वक्त जो चीजें, जितनी ऐसी घटनाएं हैं, उसको हरियाणा में दलित वोट का नुकसान की खूब भरपाई जम करने कर।